हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि हमारी चर्चा चल रही है बाल विकास पर। बाल विकास में पिछली कक्षाओं में जो हमने देखा था वो देखा था फिजिकल डेवलपमेंट। साथ ही साथ हमने मोटर डेवलपमेंट के बारे में बात किया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं संवेगात्मक विकास, मतलब कि इमोशनल डेवलपमेंट क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसी के बारे में हमें समझना है। तो जो एक व्यक्ति होता है, हर एक व्यक्ति यानी कि जो प्रत्येक प्राणी है, प्रत्येक प्राणी जीवन में प्रतिदिन अपने व्यवहारों के माध्यम से संवेगों का प्रदर्शन करता है। अब विभिन्न परिस्थितियों में मानव का व्यवहार प्रसन्नता का, भय, क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम, इन सब से होता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये सारे जो संवेग होते हैं वो दिखाई पड़ते हैं। मानव जीवन में संवेगों का अपना एक विशिष्ट स्थान होता है। संवेग जो होते हैं, संवेग व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी निर्धारण करते हैं और उनके सामाजिक समायोजन को भी वे प्रभावित करते हैं। तो आज हम संवेग को थोड़ा सा समझते हैं कि ये संवेग होता क्या है। सबसे पहले हमें संवेग समझने की आवश्यकता है। तो संवेग जो है, संवेग शब्द अंग्रेजी के इमोशन शब्द का ही हिंदी रूपांतर है। क्या है? किसका? तो ये इमोशन शब्द का ही हिंदी रूपांतर है। और जो इमोशन है, इमोशन शब्द लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से बना होता है, जिसका अर्थ होता है कि उत्तेजित करना या फिर हिला देना या फिर भड़क उठना। तो जो इमोवेयर है, इमोवेयर का अर्थ क्या होता है? हिला देना, भड़क उठना, उत्तेजित करना। तो ये सारे अर्थ होते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो इमोशन शब्द है वो लैटिन भाषा के किस शब्द? तो इमोवेयर शब्द से बना है। ठीक, आगे है। अतः जब संवेगों की उत्पत्ति होती है तो शरीर उत्तेजित हो जाता है। इस उत्तेजना का प्रकटीकरण शारीरिक और मानसिक दोनों व्यवहारों में परिलक्षित होता है। यानी कि जब व्यक्ति में संवेग की उत्पत्ति होती है तो वो शरीर उत्तेजित हो जाता है और इस उत्तेजना का जो प्रकटीकरण है वो शारीरिक रूप से भी आपको दिखाई देगा और मानसिक तौर पर भी आपको दिखाई देगा कि वो उसके व्यवहारों में परिलक्षित होने लगेगा। ठीक, फलस्वरूप शरीर की आंतरिक और बाह्य दोनों दशाओं में परिवर्तन देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मानसिक ही होगा या फिर ये शारीरिक ही होगा। तो जो संवेग के प्रकटीकरण में जो आपको देखने को परिवर्तन मिलता है वो बाह्य और आंतरिक दोनों होते हैं, दोनों ही दशाओं में देखने को मिलता है। जैसे जैसे चेहरे के हाव भाव में परिवर्तन। अगर किसी व्यक्ति के चेहरे में यानी कि अगर उसे कोई खुशी वाला संवेग है तो उसके चेहरे में आपको अलग परिवर्तन देखने को मिलेगा। वहीं अगर किसी व्यक्ति में क्रोध का संवेग जागृत हुआ है तो व्यक्ति के जो चेहरे का परिवर्तन होगा वो और तरह का होगा। हाथ पैर फेंकना, आवाज में परिवर्तन आना, नाड़ी गति और रक्तचाप की गति में परिवर्तन लाना, ये जो सारे लक्षण दिखाई देते हैं, ये जो सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं, क्यों दिखाई देते हैं? तो ये संवेग के कारण ही दिखाई देते हैं। तो व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से उसके व्यवहारों में आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक, अब थोड़ा सा हम संवेग की परिभाषाओं पर बात करते हैं। संवेग की परिभाषा में सबसे पहले हम देखेंगे पीटी एंग की परिभाषा। पीटी एंग की परिभाषा क्या है? तो संवेग संपूर्ण प्राणी का तीव्र मनोवैज्ञानिक उपद्रव है। क्या है?
तीव्र मनोवैज्ञानिक उपद्रव है। उपद्रव है, इसकी उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है, जिसमें चेतना, अनुभूति, व्यवहार और आंतरिक अवयवों की क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं। तो इसमें कौन कौन से क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं? एक तो चेतना की अनुभूति रहती है, व्यवहार और जो आंतरिक अवयवों की क्रियाएं होती हैं वो सम्मिलित होती हैं। किसके अनुसार? तो ये पीटी यंग के अनुसार था। एक परिभाषा साथ ही साथ हम और देख लेते हैं, जो कि है इंग्लिश और इंग्लिश के अनुसार। अब संवेग के बारे में इनका क्या कहना है, थोड़ा सा हम इनके बारे में भी समझ लेते हैं। तो इंग्लिश और इंग्लिश के अनुसार संवेग जटिल भावना की अवस्था है। संवेग कैसी अवस्था है? तो संवेग जो है वो जटिल भावना की अवस्था है। इसमें गत्यात्मक तथा ग्रंथीय क्रियाएं होती हैं। कौन सी? इसमें आप पॉइंट को नोट कीजिएगा, या फिर परिभाषा है तो आपको ऐसे ही याद करना है। पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि जो इंग्लिश और इंग्लिश ने परिभाषा दी थी, उनके अनुसार जो संवेग है वो एक जटिल भावना की अवस्था है। इसमें गत्यात्मक और ग्रंथीय क्रियाएं होती हैं, अथवा यह एक जटिल व्यवहार है जिसमें आंतरिक अवयवों की क्रियाएं महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने भी आंतरिक अवयवों की बात की है और पीटी यंग ने भी की है। ठीक, तो इनके अनुसार जो संवेग है वो जटिल भावना है, या फिर हम कह सकते हैं यह एक जटिल व्यवहार होता है। ठीक, ये तो हमने देखा कि किस तरह से कुछ परिभाषाएं दी हैं। जेम्स ड्रेवर ने भी परिभाषाएं दी हैं, साथ ही साथ पीटी यंग की आपने देखा ही, और इंग्लिश के अनुसार भी आपने देख लिया। अब इन परिभाषाओं के आधार पर, जो अभी अभी हमने परिभाषाएं देखी हैं, उनके आधार पर संवेगों के संबंध में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी हैं। वो बातें हैं क्या, एक बार हम देख लेते हैं। तो संवेग के संबंध में जो अभी अभी हमने परिभाषा देखी है, उसी के आधार पर हम कुछ बातों को स्पष्ट करते हैं। जैसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि संवेग मानव व्यवहार का असामान्य ढंग होता है। क्या होता है? तो ये जो संवेग होता है ये मानव व्यवहार का असामान्य ढंग होता है। ठीक, संवेग अचानक ही बाह्य और आंतरिक उद्दीपकों के परिणाम स्वरूप प्रकट होता है। ये जो संवेग होता है, संवेग अचानक ही बाह्य और आंतरिक उद्दीपकों के परिणाम स्वरूप ये प्रकट होता है। ठीक, संवेग शारीरिक तथा मानसिक दशाओं में परिवर्तन लाते हैं। ये जो संवेग होते हैं ये शारीरिक और मानसिक, आपने देखा कैसे एक व्यक्ति जो होता है वो अपने हाथ पैर पटकने लगता है। संवेग के कारण ही व्यक्ति वस्तुओं को फेंकता है। जब वो क्रोधित होता है, आपने देखा होगा कि वो हाथ पैर पटकता है, वस्तुओं को फेंकता है। और आपने जो मानसिक दशाएं देखी, मानसिक दशाओं में भी परिवर्तन लाता है। साथ ही साथ संवेग की स्थिति में शारीरिक क्रियाओं में व्यवहारिक परिवर्तन होता है। ठीक, तो संवेग की स्थिति में जो शारीरिक क्रियाएं हैं उनमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है। ये तो हमने बस 4 पॉइंट नोट डाउन किया था। बाकी आपको पता है कि जो संवेग होता है ये तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को प्रभावित करता है। जैसा कि हमने देखा, ये मानसिक दशाओं में परिवर्तन लाता है। और जो संवेग होता है, संवेग से व्यक्ति के संपूर्ण शरीर और उसके चेहरे पर जो संवेग है वो आपको देखने को मिलता है। व्यक्ति के, आपने देखा कि व्यक्ति की जो शारीरिक मानसिक दशा है उस पर भी ये प्रभाव डालता है। और जो विकट से विकट कार्य करने की क्षमता भी जो संवेग है वो प्रकट करता है। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें आप करते नहीं हैं, लेकिन संवेग के कारण ही जो कठिन से कठिन कार्य होता है उसे भी आप कर डालते हैं। ठीक, तो ये कुछ बातें हमने देखी संवेग के बारे में। अभी तक आपको संवेग, क्या आपने संवेग के अर्थ को समझा? संवेग की उत्पत्ति कहाँ से हुई आपने उसके बारे में समझा।
साथ ही साथ आपने परिभाषाओं को भी देखा और इसके संबंध में जो परिभाषाएं अभी हमने देखी, उसी के आधार पर कुछ बातों को हमने स्पष्ट करते हुए भी देखा। अब हमें क्या देखना है? तो अब हम देखेंगे कि संवेग की दशाएं, ये संवेग की कौन कौन सी दशाएं होती हैं, थोड़ा सा हमें इसके बारे में भी बात करना है। तो प्रत्येक प्राणी में संवेगों का जो प्रकटीकरण होता है वो दो दशाओं में होता है। कितने? तो दो। कौन कौन से? एक होता है आंतरिक और एक होता है बाह्य। अब ये दशाएं शरीर की आंतरिक और बाह्य क्रियाओं में परिवर्तन लाती हैं। किस प्रकार से लाती हैं, एक बार हम उन पर भी प्रकाश डाल ही लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाह्य शारीरिक दशाएं, यानी कि जो संवेग की दशाएं हैं उनमें सबसे पहले हम देखेंगे बाह्य शारीरिक दशाओं के बारे में। तो संवेग की अवस्था में शरीर की बाह्य दशाओं में परिवर्तन आ जाता है। अब वो परिवर्तन है क्या? जैसे जैसे चेहरे के हाव भाव बदलना, आवाज या स्वर में परिवर्तन होना, हाथ पैर की क्रियाशीलता बढ़ जाना, आँखों का लाल हो जाना, शरीर का काँपना, आँखों से आँसू निकलना, ये सारी जो हैं, ये क्या हैं? ये हैं बाह्य शारीरिक दशाएँ। आप ही घर में हैं, हो सकता है जैसे अभी तो आप स्कूल जाते हो। सपोज़ दैट कि आप जब स्कूल जाते थे, तो क्या होता था? कभी-कभी ऐसा लगता था ना कि जैसे मैम आज बहुत गुस्से में हैं, आज हमें कुछ नहीं करना है, शांतिपूर्वक रहना है क्योंकि आज मैम बहुत गुस्से में हैं। क्या मैम ने आपसे आके बोला था कि आज मैं बहुत गुस्से में हूँ या मेरे घर पे कोई बात हुई है? क्या आपसे मैम ने ऐसा बोला था? नहीं, लेकिन आपने उनके चेहरे के हाव-भाव को देखा और आपको समझ आ गया कि कोई न कोई बात है, आज मैम बड़े गुस्से में हैं। वहीं कभी-कभी आपने ये भी कहा होगा कि आज तो मैम बड़ी खुश दिखाई दे रही हैं। क्या मैम ने आपसे आकर, मैम या सर कोई भी हैं, क्या उन्होंने आपसे कहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ? जी नहीं। आपने उनके चेहरे के हाव-भाव को देखा और आपको समझ में आ गया कि आज मैम या सर बहुत खुश हैं। ज़रूर कोई न कोई बात है जिसकी वजह से वो खुश हैं। ये चीज़ें आपने जानी कैसे? तो ये सारी चीज़ें आपने उनके चेहरे के हाव-भाव से समझ लिया। आवाज़ में परिवर्तन, स्वर में परिवर्तन। अब जैसे आप स्कूल जाते थे, हम यहाँ पर स्कूल का ही उदाहरण ले लेते हैं या घर पर ही देखेंगे कहीं भी। तो जैसे अगर कोई व्यक्ति है, उसके हाव-भाव में जैसे एक व्यक्ति है, एक ही शब्द को बोलता है कि आप ये कार्य कर लीजिए, ठीक? वहीं कहता है ये कार्य करो। मतलब कि जब व्यक्ति बोलता है तो उसके बोलने से भी आपको पता चलता है कि ये किस टोन में बात कर रहा है। उसके बोलने का जो टोन होता है, उससे आप समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, गुस्से में है या फिर ये मुझे खुश होकर कह रहा है। तो आप उसके आवाज़ से, उसके जो स्वर में जो परिवर्तन हो रहा है, उससे भी समझ सकते हैं कि व्यक्ति आज गुस्से में है या फिर वो खुश है। हाथ और पैर की क्रियाशीलता बढ़ जाना, जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं, अमूमन आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति गुस्से में होता है, तो वो गुस्से में बहुत जल्दी-जल्दी कार्य करता है। जैसे आप पढ़ रही हों और आपसे किसी ने कह दिया या मम्मी ने ही कह दिया बर्तन धो लो, तो आप नहीं जा रही हैं। फिर मम्मी ने कहा बर्तन धो लो, एक बार आप धुल आईं, 2 बार धुल आईं, फिर आपसे फिर कहा जा रहा है तो आपको बहुत गुस्सा आ रहा है और बर्तन बहुत सारा है। जब आप पहली बार गई थी तो बर्तन 5 4-5 बर्तन थे और आपको लग गया था 5 मिनट का समय। दूसरी बार जब आप गई तो वहाँ पर 4 या 5 बर्तन तब भी थे, तो आपको जो है तब भी आपको लगभग 5 से 10 मिनट लगा था। 10 मिनट मान लेते हैं। लेकिन जब आप तीसरी बार गई आपको बहुत गुस्सा आया। तब आप गईं, जो वहाँ पर बर्तन रखा था, बर्तन की संख्या तो काफ़ी थी, लेकिन आपने गुस्से की वजह से इतना जल्दी-जल्दी अपने हाथ को चलाया, इतनी जल्दी-जल्दी काम ख़त्म किया
कि आप वहाँ पर 15 से 20 बर्तन को सिर्फ 10 मिनट में ही धोकर आ गईं। मतलब यहाँ पर आपको जब गुस्सा आया तो आपके शरीर की जो क्रियाशीलता थी वो बढ़ गई और आपने कार्य को जल्दी समाप्त कर लिया। साथ ही साथ आँखें लाल होना, आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जब वो गुस्से में होते हैं तो उनकी आँखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं। साथ ही साथ शरीर का काँपना, आँखों से आँसू निकलना। कभी-कभी कुछ मोमेंट ऐसे आते हैं जब व्यक्ति बहुत दुखी होता है। वो रोता तो नहीं है लेकिन उसकी आँखों से आँसू अपने आप निकलते रहते हैं। शरीर का काँपना, ऐसा कभी होता है कि डर की वजह से या किसी भी वजह से व्यक्ति के शरीर जो हैं वो काँपने लगते हैं। तो ये जो सारी आप देख रहे हैं, ये सारे जो आपको देखने को मिल रहे हैं परिवर्तन, ये सारे बाह्य परिवर्तन हैं और क्यों हैं? तो ये संवेग की वजह से हैं, ठीक? अब हम बात कर लेते हैं दूसरे जो है आंतरिक दशाओं में परिवर्तन, यानी कि आंतरिक शारीरिक दशाएँ। अब ये क्या होती हैं? जब बाह्य परिवर्तन के साथ-साथ शरीर की आंतरिक जो अवयव हैं, उनकी क्रियाओं में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये जो होते हैं, ये आंतरिक शारीरिक दशाएँ कहलाते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या आता है? तो तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आता है रक्तचाप। रक्तचाप हो गया, नाड़ी की गति हो गई, श्वसन गति हो गया, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हो गई, पाचन तंत्र हो गया। तो इन सभी की जो क्रियाएँ हैं, इनमें आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। संवेग की वजह से जो रक्तचाप है वो काफ़ी बढ़ जाता है, नाड़ी की गति भी बढ़ जाती है, श्वसन दर में भी परिवर्तन देखने को मिलता है, श्वसन दर भी बढ़ जाता है। साथ ही साथ जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, पाचन ग्रंथियाँ हैं, इन सभी की क्रियाओं में भी आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये सारे परिवर्तन, रक्त की जो रासायनिक क्रिया है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिल जाता है। तो ये सारे परिवर्तन क्यों देखने को मिलते हैं? ये सारे परिवर्तन जो देखने को मिलते हैं वो संवेग के कारण ही देखने को मिलते हैं। और ये कैसी दशाएं हैं? तो ये होती हैं आंतरिक दशाएं, ठीक? तो आपने जो संवेग की दशाएं देखा, वो कितना देखा? तो संवेग की दशाओं को हमने 2 देखा, एक था बाह्य और एक था आंतरिक, ठीक? जो बाह्य होता है वो आपको ऊपर से ही दिख जाता है, जो आंतरिक होता है वो व्यक्ति के अंदर होता है, जो उसका जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, उसकी नाड़ी की गति हो गई, श्वसन दर हो गया, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हो गई। तो इन सभी में जब परिवर्तन आता है तो ये आंतरिक शारीरिक दशाएँ कहलाती हैं, आंतरिक शारीरिक दशाओं में परिवर्तन होता है, ठीक? तो ये 2 प्रकार की दशाओं के बारे में हमने चर्चा कर लिया। अब अगला पॉइंट हमें क्या देखना है? अगला जो पॉइंट है वो है संवेगात्मक विकास की विशेषताएँ। ये जो संवेगात्मक विकास है, इसकी क्या विशेषताएँ हैं? इसके बारे में भी समझना ज़रूरी है। तो ये जो संवेगात्मक विकास होता है, संवेगात्मक प्रत्येक अवस्था में ये संवेगात्मक विकास की जो कुछ अलग-अलग विशेषताएँ होती हैं, जिसमें से सबसे पहला जो है वो क्या है? तो वो ये है कि जो संवेगात्मक विकास है, ये क्रम में होता है। किसी भी व्यक्ति और अवस्था में संवेगों का जो प्रकटीकरण है वो एकाएक नहीं हो जाता है। आपने ये जो संवेग होते हैं ये हर अवस्था में अलग-अलग होते हैं, ठीक? तो संवेगात्मक जो विकास है इसका क्रमिक प्रक्रिया है जो अलग-अलग अवस्थाओं में क्रमिक रूप से चलता है। जैसे जैसे शैशवावस्था में शिशुओं में कोई विशिष्ट संवेग प्रकट नहीं होता है। जैसा आप अभी आगे पढ़ेंगे कि विभिन्न अवस्थाओं में प्रकट होने वाले संवेग या फिर विभिन्न अवस्थाओं में पाए जाने वाले संवेग, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इनकी जो विशेषताएं हैं उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो संवेगात्मक विकास है ये क्रम में होता है, ठीक?
जैसे जो शिशु होता है, नवजात शिशु होता है या फिर शैशवावस्था की बात करें तो इसमें कोई विशिष्ट संवेग आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे-जैसे वो अपने वातावरण से परिचित होता जाता है, उसमें संवेगों का विकास भी होने लगता है, ठीक? दूसरा है संवेगात्मक विकास साधारण से जटिल की ओर चलता है। तो जो संवेगात्मक विकास है, संवेगात संवेगात्मक विकास में सामान्य से जटिल का क्रम चलता है। जैसे-जैसे बालक की आयु बढ़ती जाती है और बालक अनुकरण और अनुभव द्वारा सीखने लगता है, वैसे-वैसे उसमें संवेगों का जो रूप है, वो जटिल होता जाता है। जैसे जैसे छोटे बालकों में जब क्रोध की उत्पत्ति होती है, तो वो थोड़े समय बाद अपने आप शांत हो जाती है। जैसे आपने छोटे बच्चे को देखा ही होगा कि वो क्षण भर में गुस्सा हो जाते हैं और फिर क्षण भर में ही वो शांत हो जाते हैं। लेकिन अगर वहीं वयस्क की बात करें, तो वयस्कों में क्रोध देर से शांत होता है, क्योंकि उनमें संवेगों का जो प्रभाव होता है, वो अस्थायी रूप धारण कर लेता है। लेकिन अगर हम शिशुओं की बात करें, तो उनमें जो संवेग होता है, वो अस्थायी रूप होता है। इसीलिए वो क्षण भर में गुस्सा होते हैं और क्षण भर में वो नाराज़ होते हैं। इसी तरह से एक जो छोटा बच्चा होता है, वो पल भर में तो खुश हो जाता है, लेकिन पल भर में ही वो नाराज़ हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनमें संवेगों पर जो संवेग होते हैं, वो अस्थायी होते हैं, वयस्कों की तरह अस्थायी नहीं होते हैं, ठीक? अगला है संवेगात्मक विकास में परिपक्वता अनुभव वृद्धि से आती है। जैसे-जैसे आयु बढ़ती जाती है और व्यक्ति के अनुभवी होता जाता है, उसके संवेगों में भी परिपक्वता आती जाती है। केवल शारीरिक परिपक्वता ही नहीं, मानसिक परिपक्वता जो होती है, वो भी संवेगों को परिपक्व बनाती है। जैसे बालकों के संवेग क्षण-क्षण में बदलते रहते हैं, लेकिन बड़ों के संवेगों के साथ ऐसा नहीं हो पाता है। वे अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर परिस्थिति या घटना का विश्लेषण करते हैं, तभी उनमें संवेगों की उत्पत्ति होती है। परिस्थिति और घटना के कारण और इनके परिणाम जानने पर ही उनमें संवेगों की उत्पत्ति होती है। बच्चों में क्या है, जो देखे उसी से उनमें संवेग आ गया। लेकिन जो व्यक्ति है, वो पहले चीज़ों को समझता है, परिस्थिति को, उस घटना का विश्लेषण करता है, उसके बाद उसमें जाके संवेग की उत्पत्ति होती है। अगला है प्रशिक्षण द्वारा संवेगों का परिमार्जन किया जा सकता है। प्रशिक्षण द्वारा संवेगों को प्रशिक्षण से मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपने संवेगों का जो प्रकटीकरण है, वो उचित ढंग से समय की मांग के अनुसार करे। और जो प्रशिक्षण प्रशिक्षण द्वारा अगर प्रारंभ से ही बालक को संवेगों के प्रकटीकरण का सही तरीका बता दिया जाए, तो जो संवेगात्मक विकास होता है, वो सही तरीके से होता है। जैसे जैसे कहीं पर किसी की मृत्यु हुई है और जब बड़े व्यक्ति जाते हैं, तो उनको पता होता है कि यहाँ पर किस संवेग को दर्शाना है। वहीं जो छोटा बच्चा होता है, वहाँ पर हँस रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि हमें यहाँ पर किस संवेग को दर्शाना है, ठीक? तो जब बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, तब उनमें भी संवेगों के सही प्रकटीकरण का तरीका आ जाएगा। वो जिस समय पर जिस संवेग को प्रकट करना होगा, तो वो भी करने लगेंगे, ठीक? अगला है अगला पॉइंट है कि संवेगात्मक विकास और मानव व्यवहार में सहसंबंध पाया जाता है। संवेगों की उत्पत्ति जो होती है, वो मानव व्यवहार से ही होती है। मानव जो भी क्रिया करता है, अंत में उससे उसको सुख या दुख के भाव ही उत्पन्न होते हैं और भाव ही संवेगों को जन्म देते हैं, ठीक? तो जो संवेगात्मक विकास है, संवेगात्मक विकास और मानव व्यवहार में सहसंबंध पाया जाता है, ठीक? ये तो हमने कुछ विशेषताएं देखी किसके बारे में, तो हमने कुछ विशेषताएं देखी संवेगात्मक विकास की, ठीक?
ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं कि बालकों के संवेगों का महत्व। एक बालक के संवेग का क्या महत्व होता है या फिर ये क्यों आवश्यक होते हैं, ठीक? तो सबसे पहले ये समझना है कि संवेग बालक के विकास क्रम में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जो संवेग होते हैं वो बालक के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यह बालक के समुचित विकास में सहायक होते हैं तथा व्यक्तित्व निर्धारण और सामाजिक समायोजन में भी पूरा सहयोग देते हैं। कौन? जो संवेग होते हैं, ठीक? अब इनमें जो संवेग का महत्व है वो कहाँ-कहाँ है? तो सबसे पहले देखते हैं जो संवेग का महत्व है वो है आनंद की अनुभूति में। संवेग जो होता है, संवेग बालक को आनंद की अनुभूति प्रदान करता है। कुछ संवेग जैसे हर्ष हो गया, प्रसन्नता हो गई, जिज्ञासा हो गई, तो बच्चों को सुख की अनुभूति देते हैं ये। लेकिन कुछ संवेग जो दुखदायक होते हैं, जैसे जैसे भय हो गया, घृणा हो गई, ईर्ष्या हो गया, इनकी उत्पत्ति से बच्चों के मन में आक्रोश निकलता है और वे तनाव मुक्त होकर आनंद की प्राप्ति करते हैं। ठीक? तो जो ये संवेग होता है इससे बच्चों को आनंद की अनुभूति होती है। दूसरा महत्व क्या हो सकता है? तो दूसरा महत्व है आदतों के निर्माण में सहायक। कैसे? तो जो संवेग है, संवेग बालकों में अच्छी आदतों के निर्माण में सहायक होता है। जब किसी संवेग से बालक को सुख की अनुभूति होती है तो वह उसकी प्रवृत्ति को बार बार करता है, वही कार्य वो बार बार करता है। जैसे जैसे जो बच्चे होते हैं, बच्चों को बड़ों के साथ लुका छिपी कर खेल करने में आनंद आता है, तो वो बार बार अपना चेहरा छिपा लेते हैं, फिर धीरे से आगे करते हैं। आपने देखा होगा घर पे छोटे बच्चे भी होंगे, वो बार-बार क्या करते हैं, बड़ों के साथ लुका-छिपी खेलना पसंद करते हैं। जब किसी चीज़ की पुनरावृत्ति बार-बार करते हैं, तो वो आदत में उसके कन्वर्ट हो जाता है और ये देखा गया है कि सुखदायक क्रियाएँ ही आदत में परिणत होती हैं, ठीक? तो ये आदतों के निर्माण में भी सहायक है। अगला है सामाजिक समायोजन में सहायक। संवेग जो होता है वो बालकों के सामाजिक समायोजन में भी सहायक होते हैं। जो बच्चे सुखदायक संवेगों द्वारा अच्छी आदतों का निर्माण कर लेते हैं, उनका समायोजन समाज में आसानी से हो जाता है। लेकिन जो बच्चे दुखदायक जो संवेग होते हैं, उनकी जो अनुभूति होती है अधिक मात्रा में करते हैं, तो उनको समाज में समायोजन करने में कठिनाई आती है, वो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगला महत्व जो है वो है आत्म मूल्यांकन और सामाजिक मूल्यांकन में सहायक। किसी भी व्यक्ति के जो संवेगात्मक व्यवहार हैं, संवेगात्मक व्यवहारों के द्वारा उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है। जो बच्चे सुखदायक जो संवेग होते हैं, उनकी जो अनुभूति अधिक मात्रा में करते हैं, वो लोकप्रिय होते हैं। इसके विपरीत अगर बात किया जाए, जो बच्चे दुःख का अनुभव ज़्यादा करते हैं, वे अधिक लोकप्रिय नहीं हो पाते हैं। तो जो संवेग होता है, वो आत्म मूल्यांकन और सामाजिक मूल्यांकन में भी सहायक होता है, ठीक? अगला है भाषा विकास में सहायक। तो जो बालकों का संवेग है वो भाषा विकास में सहायक होता है। कैसे? तो संवेग की स्थिति में जो शरीर की क्रियाशीलता है वो बढ़ जाती है, साथ ही वाणी में भी परिवर्तन देखने को मिलता है या फिर परिवर्तन आ जाता है। बालक जो है वो अपनी बात को हाव-भाव के साथ ज़ोर-ज़ोर से कहने लगता है, जिससे जो उसकी स्वर यंत्रियाँ होती हैं, जो स्वर यंत्र होते हैं, उनमें परिपक्वता आती है और भाषा विकास में सहायता मिलती है। लेकिन जो बालक संवेगों के
फलस्वरूप जो उत्पन्न क्रियाशीलता होती है, उसको प्रकट करने में असमर्थ होते हैं, तो उनमें जो भाषा संबंधी होता है दोष, वो पाया जाने लगता है। तो संवेगों का प्रकटीकरण आवश्यक है बच्चों के भाषा विकास में, ठीक? तो ये जो संवेगात्मक विकास है, बच्चे के आनंद की अनुभूति में सहायक है, आदतों के निर्माण में सहायक है, सामाजिक समायोजन में सहायक है, आत्म मूल्यांकन और सामाजिक मूल्यांकन में सहायक है, साथ ही साथ बच्चों के भाषा विकास में भी ये सहायक होता है। क्या? तो जो संवेग है, ठीक? तो ये हमने क्या देखा? ये हमने देखा बालकों के संवेग के बारे में। तो अभी तक हमने क्या देख लिया? अभी तक हमने देख लिया, सबसे पहले हमने संवेग को समझा कि ये संवेग क्या है, इसकी उत्पत्ति क्या हुई, कहाँ से हुई, हमने इसके अर्थ को समझा। हमने जो संवेग था उसकी परिभाषा को देखा, संवेग की दशाओं पर बात की, संवेग की जो संवेगात्मक विकास है उसकी विशेषताओं को देखा, साथ ही साथ हमने बालकों के संवेगों के महत्व को भी समझा। ठीक? इतना पॉइंट अभी तक हमने समझ लिया है। अब हम बात करेंगे बालकों के संवेगों की विशेषताएं। ये तो हमने महत्व देखा था। अब हम देखेंगे कि बालकों के संवेगों का क्या विशेषताएं हैं, बालकों के संवेगों की क्या विशेषताएं हैं। वैसे ये आपकी क्लास आज पूरी नहीं होगी, हमें इसे 2 पार्ट में पढ़ना होगा, लेकिन थोड़ा सा और अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला जो पॉइंट है वो हम समझेंगे संवेगात्मक, ये जो बालक है, बालक के संवेगों की विशेषताओं को हम देखेंगे। यद्यपि संवेगात्मक विकास सभी अवस्थाओं में होता है, लेकिन अवस्था के अनुसार अर्थात आयु वृद्धि के साथ साथ संवेगों के स्वरूप और उनके प्रदर्शन में पर्याप्त भिन्नता होती जाती है। क्या? जैसे एक संवेग होता है, माना कि भय संवेग है, तो जो भय है ये संवेग है। अब क्या जिस तरह से भय शैशवावस्था में है वही भय बाल्यावस्था में होगा, वही भय किशोरावस्था में होगा? जी नहीं। तो इनका जो संवेग है, इसके स्वरूप में, इसके प्रदर्शन में आपको भिन्नता देखने को मिलेगी। इसलिए बालकों और वयस्कों के संवेगात्मक व्यवहार में भी आपको भिन्नता देखने को मिलती है। बालकों के संवेगों में कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो कि वयस्कों के संवेगों में नहीं पाई जाती हैं। उन्हीं संवेगों के बारे में हमें चर्चा करनी है कि वो संवेग कौन-कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो बालकों के संवेग हैं, बालकों के संवेग क्षणिक होते हैं। ये आपसे पूछा जाता है कि बालकों के संवेग कैसे होते हैं? तो कैसे होते हैं? वो क्षणिक होते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि बालकों के संवेग में ये विशेषता होती है कि वो संवेग कितने ही तीव्र क्यों ना हो, वो अधिक देर तक रुक नहीं सकते हैं। कहने का मतलब वो अस्थायी नहीं होते हैं। वे अगर तेजी से संवेग का प्रदर्शन करते हैं, तो जितनी तेजी से वे संवेग का प्रदर्शन करते हैं, उतनी ही जल्दी उनके संवेग भी शांत हो जाते हैं। इसी कारण से एक क्षण पहले बच्चा रोता हुआ दिखाई देता है और थोड़ी क्षण में आप देखेंगे तो वो बिल्कुल हंसता हुआ दिखाई देता है। अब बालकों के संवेगों के क्षणिक होने का कई कारण हो सकता है, जैसे जैसे बौद्धिक योग्यताओं की कमी हो गया, या फिर मानसिक परिपक्वता नहीं होना, जिसके कारण वो क्या होता है, किसी भी विषय को, किसी भी बात को गंभीर रूप से नहीं लेता है। और क्या कारण हो सकता है कि जो उसकी स्मृति विस्तार है या फिर ध्यान विस्तार है उसका कम होना, जिसकी वजह से वो जो भी परिस्थिति है उसकी ओर बालक का ध्यान जो है वो शीघ्र हट जाता है। तो बच्चा जैसे उस समय रो रहा होता है तो अगले ही क्षण वो क्या करता है, हंसने लगता है। दूसरी विशेषता ये है कि बालकों के संवेग तीव्र होते हैं। जो बालक के संवेग होते हैं वो तीव्र होते हैं।
बालक के संवेग भले ही क्षणिक होते हैं, लेकिन उनकी तीव्रता जो होती है वो अधिक होती है। वे छोटी से छोटी बात के लिए भी तीव्रता से संवेगों का प्रदर्शन करते हैं। अनुभूति उनकी चाहे सुखद हो या फिर दुखद हो, वो दोनों ही स्थितियों में उग्रता के साथ अपने जो संवेग हैं उनको अभिव्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे जैसे प्रसन्नता की जब प्रसन्न होते हैं तो ऐसे में वे ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगते हैं, उछलने लगते हैं, ताली भी बजाने लगते हैं। तो ये सारी स्थिति वो दिखाने लगते हैं, सारे प्रदर्शन वो करने लगते हैं। वहीं अगर उनको थोड़े से दुःख की अनुभूति हुई तो क्या करेंगे? अपने हाथ-पैर पटकेंगे, ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाएँगे, साथ ही साथ अगर उनके पास कोई वस्तु वग़ैरह है तो उसको भी उठा-उठा कर वो फेंकने लगते हैं। इसीलिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी अनुभूति की कमी होती है और उनमें जो मानसिक परिपक्वता होता है उनका अभाव भी पाया जाता है। तो मानसिक परिपक्वता जो है वो ना होने के कारण वो ये नहीं सोच पाते हैं कि जो हमारा संवेग है, संवेगों का ये तीव्र गति से प्रदर्शन करना उचित है या फिर अनुचित है। ये प्रशंसा करेंगे या अप्रशंसा करेंगे, उनको ये चीज़ें नहीं समझ में आती है। लेकिन जैसे-जैसे उनकी आयु बढ़ती है, साथ-साथ उनकी जो मानसिक परिपक्वता है, उसमें मानसिक स्थिति है, उसमें परिपक्वता आती है और वे अनुभव क्षमता के आधार पर बालक ये समझने लगता है कि जो उनकी संवेगात्मक अभिव्यक्ति है, वो प्रशंसनीय है, तो उनके संवेगों की तीव्रता धीरे-धीरे क्या होती है, धीरे-धीरे वो कम होने लगती है। अगली विशेषता है कि बालकों की संवेगात्मक अनुभूतियाँ बार-बार अभिव्यक्त होती हैं। तो जो बालक होते हैं, बालकों में संवेगों का प्रदर्शन बहुत जल्दी और बार-बार होता है। बालकों में क्रोध हो गया, भय हो गया, दुःख, क्लेश, ईर्ष्या, घृणा, प्रेम, हर्ष, ये सारे जो संवेग होते हैं, ये क्षण-क्षण में उत्पन्न होते रहते हैं। इनका कारण क्या है? वही मानसिक परिपक्वता की कमी और जो वातावरण है उसके साथ ही समायोजन नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे-जैसे इनकी आयु में वृद्धि होती है और ये वैसे-वैसे अपने जो संवेग होते हैं, उनकी जो अभिव्यक्ति होती है, उनको कम करने लगते हैं क्योंकि इनके अंदर भय मतलब कि दंड और निंदा इन सारे भय आने लगते हैं। अगली विशेषता है कि बालकों की संवेगात्मक अभिव्यक्तियों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। जन्म के समय, जन्म के बाद सभी जो नवजात शिशु हैं, उनकी संवेगात्मक अभिव्यक्तियों में समानता पाई जाती है। लेकिन जैसे-जैसे उनकी आयु बढ़ती है, प्रत्येक बालक में जो संवेगात्मक प्रदर्शन में भिन्नता आपको देखने को मिलती है। जैसे जो नवजात शिशु है, नवजात शिशु तेज ध्वनि सुनकर रोने लगता है। इसके अगर विपरीत बात किया जाए 5 या 6 वर्ष के बालक की, तो वो भय की अभिव्यक्ति करते हैं। जैसे कोई बालक भय की स्थिति में काँपने लगते हैं, तो कोई बच्चे होते हैं रोने लगते हैं, वहीं कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो डर कर भाग जाते हैं। तो उनमें जो संवेग अभिव्यक्त करने का क्षमता है वो जो उनका अभिव्यक्त करने की जो संवेग अभिव्यक्त करने का प्रदर्शन करने की जो वो होता है उनका क्या बोल सकते हैं उसको, जैसे वो किस तरह से संवेग प्रदर्शन करते हैं, वो सब में अलग-अलग होने लगता है, ठीक? अगला है कि बालकों के संवेगों की शक्ति परिवर्तित होती रहती है। जो बालकों के संवेगों की शक्ति है, वो आयु के साथ-साथ जैसे आयु की वृद्धि हो रही है, तो आयु वृद्धि के साथ-साथ परिवर्तित होती रहती है। ऐसा देखने को मिला है कि जो संवेग कम आयु में तीव्रता के साथ प्रदर्शित किए जाते थे, वे आयु बढ़ने के साथ-साथ शांत शांत रूप में प्रदर्शित करने लगते हैं। जो संवेग शांत रूप में प्रदर्शित होते थे, वे तीव्रता के साथ प्रदर्शित होने लगते हैं। तो
संवेग की जो शक्ति है, इसमें परिवर्तन का मुख्य कारण है बालक का बौद्धिक विकास और उनके मूल्यों का ज्ञान होता है। ठीक? तो जो बालक होता है, बालक के संवेगों की शक्ति परिवर्तित होती रहती है। ठीक? अगला पॉइंट क्या है? तो अगला पॉइंट है, बालकों के संवेगों को उनके व्यवहार के लक्षणों द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है। बालकों के संवेगों का प्रदर्शन शीघ्रता से होता है। वे अपने संवेगों को छिपा नहीं पाते हैं। यदि उन्हें कोई संवेगात्मक अनुभूति होती है, तो वो उनके व्यवहार में दिखाई देने लगता है। जैसे जैसे अगर वे दुख और अप्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं, तो उसका प्रदर्शन किसी भी परिस्थिति में आसानी से कर देते हैं। इसके अगर विपरीत बात की जाए वयस्कों की, तो वयस्कों में जो वयस्क व्यक्ति की संवेगात्मक जो अभिव्यक्ति है, प्रत्येक रूप में नहीं होती है। जैसे अब हम हैं, एक छोटा बच्चा है, अगर उसे किसी भी तरह का कोई दुख होगा, तो वो क्या करेगा? तुरंत प्रकट कर देता है। लेकिन हम बड़े क्या करते हैं? हम बड़े क्या तुरंत ही अपनी भावनाओं को प्रकट कर देते हैं? क्या तुरंत ही हम हमारे अंदर जो भी संवेग उत्पन्न होते, क्या हम उसे तुरंत प्रकट कर देते हैं? नहीं। तो बच्चे के जो संवेग होते हैं, उन्हें आसानी से पहचान सकते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं, उनके संवेग को आप आसानी से नहीं पहचान सकते हैं और उसे वे अभिव्यक्त भी नहीं करते हैं। वे अपने संवेगों को परिस्थिति के अनुसार दबा लेते हैं। बालक जैसे अप्रिय संवेग उसका घृणा है, ईर्ष्या है, ये सारी चीज़ें प्रत्येक स्थान पर प्रदर्शित कर देते हैं। लेकिन जो वयस्क होते हैं, वयस्क ऐसा नहीं करते हैं। अगर उन्हें किसी पर घृणा है, किसी से घृणा है, किसी से ईर्ष्या है, किसी पे गुस्सा आ रहा है, तो वे अपने जो संवेग हैं उनको दबा लेते हैं। ठीक? अगला है, बालकों के संवेग मूर्त वस्तुओं तथा परिस्थितियों से संबंधित होते हैं। जो बालकों के संवेग हैं, वो विशेषता व्यक्तियों, वस्तुओं या फिर अन्य स्थूल परिस्थितियों से संबंधित होते हैं। जैसे जैसे बालक भयानक आकृतियों, जानवरों या फिर दंड देने वाले व्यक्तियों से डरते हैं। लेकिन इसी के विपरीत अगर बात किया जाए वयस्क की, तो वयस्कों के जो भय हैं वो काल्पनिक होते हैं। इसी तरह से प्रसन्नता का अनुभव भी बालक मूर्त वस्तुओं पर और व्यक्तियों को देखकर करता है। जैसे जो बालक है, जब वो मुस्कुराता है, तो अगर कोई चीज़ उसके सामने है, तो उसे देखकर मुस्कुराता है। लेकिन अगर बात करें वयस्क की, तो जो वयस्क है, वो सुख और प्रसन्नता की कल्पना पर ही प्रसन्न हो जाता है। अब क्या जब आप प्रसन्न होते हैं, तो कोई चीज़ देखकर ही होते हैं? जी नहीं, आप अपनी कल्पनाओं में जीकर भी खुश होते हैं। काल्पनिक रूप से जो भी आप कल्पनाएँ करते हैं, जो भी आप सोचते हैं, उसके आधार पर आप खुश हो लेते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं, बच्चों में ऐसा नहीं होता है। ठीक? तो ये हमने क्या देखा? ये थी हमारे जो संवेगात्मक विकास है, संवेगात्मक विकास की विशेषताएँ, ठीक? जो बालक हैं, बालकों के संवेगात्मक विकास की हमने विशेषताएँ देखी। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जैसे जो बालकों में संवेग था, उससे किस तरह से भिन्न वयस्कों में संवेग होता है। जैसे आपने पहला ही देखा था कि बालकों के संवेग क्षणिक होते हैं, लेकिन बच्चों के नहीं। किस तरह से बच्चों के संवेग जो होते हैं वो तीव्र होते हैं, लेकिन वयस्कों में ऐसा नहीं पाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने साथ ही साथ बच्चों के और वयस्कों के, यानी कि जो बालक हैं, बालकों के और वयस्कों के संवेग में आपने डिफ़रेंस भी साथ ही साथ देख लिया। मुझे उम्मीद है कि मुझे ये डिफ़रेंस अलग से करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक? तो आज के लिए बस हम यही इतना रखेंगे, क्योंकि अभी हमें इसमें और पढ़ना है। तो जो कल की क्लास होगी, उसमें हम देखेंगे किस तरह से विभिन्न अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास होता है।
हर अवस्था में अपना संवेगात्मक विकास अलग-अलग होता है, तो कल उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि कल ये जो टॉपिक चल रहा है संवेगात्मक विकास, ये समाप्त हो जाएगा, ठीक? ये जो विकास चल रहे हैं, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे मोटर डेवलपमेंट हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, या अभी जो हम आगे देखेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अभी हमें कई डेवलपमेंट देखने हैं, तो ये सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक? अब ये तो रही जो हमारे संवेगात्मक विकास में आज हमें पढ़ना था। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। अब जिसे जाना है वो जा सकता है, हम 2 मिनट बात करेंगे, ठीक? तो आप में से जिन लोगों ने भी पीडीएफ के लिए पेड ग्रुप ज्वाइन किया है, मैं या जो ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं उनको ये बता देना चाहती हूँ कि जो भी आप में से जो भी पेड ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, वो ज्वाइन करने से पहले एक बात समझ लीजिए कि हमने कोई ऐसा अलग से पीडीएफ बनाकर नहीं रखा है कि जो आपको दे देंगे। जब मुझे क्लास जिस टॉपिक की लेनी होती है, तो मैं उसका पीडीएफ बनाती हूँ। जैसे ये जो क्लास मैं आपको दे रही हूँ, ये पीडीएफ मैंने कल बनाया या फिर जो बचा रहता है तो मैं सुबह बनाती हूँ। फिर उसके बाद आपकी क्लास रेडी होती है, देन 3 पीएम पे ये अपलोड हो जाती है, ठीक? तो मैं जो पढ़ाना होता है वही पीडीएफ पढ़ाती हूँ और मैंने आपको बनाती हूँ, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपको पेड ग्रुप में जो पीडीएफ मिलेगा, सेम पीडीएफ मिलेगा। इसमें ना कुछ ज़्यादा होगा, ना कुछ कम होगा। क्योंकि ऐसा मेरा कोई मोटो नहीं है कि मैं पीडीएफ बनाकर सेल करूँ और जो है आप लोगों तक वो पीडीएफ पहुँचाऊँ। बस मेरा यही, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप यहाँ से पीडीएफ बना रहे हैं, यानी कि जो नोट्स बना रहे हैं, वो काफ़ी हैं, आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नोट्स नहीं बना सकते हैं, तो वो एक छोटा-सा अमाउंट पे करके ये नोट्स ले सकते हैं। डिट्टो नोट्स आपको यही मिलेगा। और जो हमने फर्स्ट डे से अभी तक जो क्लास लिया है, थ्योरी की क्लासेस, इनकी सारी पीडीएफ, चाहे वो आपका न्यूट्रिशन साइंस हो, चाहे वो आपका एक्सटेंशन एजुकेशन हो, होम मैनेजमेंट हो, टेक्सटाइल हो, या फिर न्यूट्रिशन साइंस हो, या जो अभी हम क्लास कर रहे हैं सीडी की, जितनी भी क्लास हुई है अभी तक की, ये सारे क्लासेस आपकी पेड ग्रुप, यानी कि जो टेलीग्राम का पेड ग्रुप है, वहाँ पर पहुँच गया है, ठीक? ना तो इसके लिए कोई अलग से फ़ोल्डर है कि मैं वहाँ पर जो है आपके लिए अलग से फ़ोल्डर बनाकर, अलग से सीडी का, अलग से एक्सटेंशन एजुकेशन का, होम मैनेजमेंट का, टेक्सटाइल का, न्यूट्रिशन साइंस का, ऐसा कोई फ़ोल्डर बनाकर आपको वहाँ पर पीडीएफ दे सकूँ। ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जैसे आप किसी से चैट करते हैं, तो उसी तरह से वहाँ पर पीडीएफ पहुँचता है। तो जब भी आपको, अगर इस चीज़ से आप सहमत हैं कि हमें फ़ोल्डर नहीं मिलेगा, एक-एक जो टॉपिक है, टॉपिक का मतलब ये हो गया कि जैसे हमारी क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं, तो इसी सीरीज़ में आपकी जो है पीडीएफ जाती रहती है। जैसे अभी ये क्लास होगी, तो आपके पास अभी 3 बजे के बाद, या फिर जो है बोल सकते हैं कि 5-6 बजे तक, या हो सकता है कभी-कभी किसी काम में उलझ जाती हूँ, तो नहीं पहुँच पाता है। अदरवाइज़ आपको शाम तक पीडीएफ मिल जाता है। तो यही सेम पीडीएफ आपको आज मिल जाएगा, ठीक? तो जो बीच में हमने पीछे वाला नहीं डाला था, वही आपको हमने बीच में डाल कर दे दिया है। बाकी जैसे-जैसे हमारी क्लास होती है, उसी तरह से आपकी पीडीएफ जाती रहती है। तो पीडीएफ लेने से पहले, ग्रुप को जॉइन करने से पहले इस बात को समझ लीजिएगा कि वहाँ पर आपको यही सेम पीडीएफ मिलने वाला है। कुछ यहाँ वहाँ पर अलग आपको ऐड करके नहीं दिया जाएगा, ठीक? तो बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। और जिन्होंने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर रात में 9 बजे क्विज़ होती है आपके लिए, जिसमें 10 क्वेश्चन होते हैं। तो आप उसे ज्वाइन करके अपनी जो है तैयारी को मजबूत बना सकते हैं और उस क्विज़ को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक? तो बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो, लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट भी कर दीजिएगा। और आप लोग इस समय ना तो लाइक कर रहे हैं, ना तो शेयर कर रहे हैं, और ना ही चैनल को
सब्सक्राइब करते हैं, बस देखते हैं, चले जाते हैं, ना कमेंट, ना लाइक, ना शेयर, कुछ भी नहीं। तो ऐसा मत किया कीजिए, एक लाइक करने में क्या ही जाता है। चलिए फिर अगर अच्छा लगा होगा तो कर दीजिएगा, अभी तक रुके हैं तो इसका मतलब अच्छा ही लग रहा है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।